Good morning, children. Take out your EVS book. Today we are going to do lesson number 7, which is caring relationships. Lesson 8, which is roadmap, and lesson number 9, which is safe living. Okay. We will start with lesson number 7, which is caring relationships. मतलब कि जो भी हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं, जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, उनका हमको थोड़ा देखभाल करना चाहिए, उनका केयर करना चाहिए। उसी के ऊपर है ये वाला चैप्टर आपका, केयरिंग रिलेशनशिप। दिस इज लेसन नंबर 7। माई नेम इज इमरान। आई लिव विथ माई पेरेंट्स, सिस्टर एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो एक बॉय अपने बारे में बता रहा है, वो बता रहा है कि उसका नाम इमरान है। माई नेम इज इमरान, आई लिव विथ माई पेरेंट्स, सिस्टर एंड ग्रैंड पेरेंट्स। वो किसके साथ रहता है? वो अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ, और अपनी सिस्टर के साथ में रहता है। मतलब जॉइंट फैमिली उन लोगों की है ना। आई लव माई ग्रैंड पेरेंट्स, और ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत मानता है, बहुत प्यार करता है। दे आर ओल्ड नाउ, वो लोग कैसे हो गए हैं? वो लोग अब ओल्ड हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। ठीक है। आई एम ऑलवेज कंसर्न अबाउट देयर नीड्स, तो मैं हमेशा ही उनके मतलब ज़रूरतों के ऊपर कंसर्न रहता हूँ। बहुत मतलब मुझे हमेशा उनकी ज़रूरतों की फिक्र रहती है, कंसर्न रहता हूँ। ठीक है। When they fall sick, I take them to a doctor. अगर वो लोग बीमार पड़ते हैं, जैसे अब जब ओल्ड एज हो जाते हैं तो वो लोग जल्दी जल्दी, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं फिर उनको तबीयत भी उनकी जल्दी जल्दी ख़राब होने लगती है। ठीक है। तो ही टुक देम टू अ डॉक्टर, वो उनको डॉक्टर के पास ले जाता है। आई गिव देम मेडिसिन एट द प्रॉपर टाइम, उनको जैसे दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है तो वो, अब जो लोग ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर हैं, वो लोग फिर जब बूढ़े हो जाते हैं तो उन लोगों को इतना ध्यान भी नहीं रहता है। ठीक है। तो उनको वो क्या करता है, टाइमली उनको जो खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, जब भी जो भी दवा की ज़रूरत पड़ती है वो उनको टाइमली उनको दे देता है विथ टाइम। आई गो विथ माई ग्रैंड फादर फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वो अपने ग्रैंड फादर के साथ मॉर्निंग वॉक पे भी जाता है। मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, मॉर्निंग वॉक जो है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है। आई शेयर माई टाइम विद देम। ओके। तो ये क्या करता है, ये जो लड़का है, बच्चा है इमरान, वो अपना जो टाइम है उनके साथ शेयर करता है। एट नाइट माई ग्रैंड मदर टेल्स मी स्टोरीज एंड फेरी टेल्स, जो मेरी ग्रैंड मदर है वो रात के टाइम में जब सोने से पहले वो उसको क्या सुनाती हैं? फेरी टेल्स, जो परी परी कथा जो होती हैं, और भी कहानियाँ सुनाती हैं। आई नेवर मेक देम फील अनवांटेड, मैं कभी भी उनको ऐसा फील नहीं होने देता हूँ कि उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो हमेशा उनको मैं ऐसा कभी भी फील नहीं होने देता हूँ कि उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उनको कभी भी ऐसा फील नहीं होने देता हूँ। आई टॉक पोलाइटली टू देम, मैं उनसे बहुत ही प्रेम से, पोलाइटली उनसे बातें करता हूँ। बोथ माई पेरेंट्स आर वर्किंग, दे डू नॉट स्टे एट होम इन द डे टाइम, जो मेरे जो दोनों ही पेरेंट्स हैं, यानी कि मेरे मम्मी पापा दोनों ही वर्क करते हैं, काम करते हैं। ठीक है। जॉब में है। दे डू नॉट स्टे एट होम इन द डे टाइम, वो दिन में घर में नहीं रहते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स लुक आफ्टर माई सिस्टर एंड मी, जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वही मेरे और मेरे सिस्टर का ख्याल रखते हैं। माई ग्रैंड फादर हैज टॉट मैनी गुड थिंग्स टू बोथ ऑफ अस, जो मेरे ग्रैंड फादर हैं उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे और मेरी सिस्टर को सिखाई हैं। देयर इज एन ओल्ड एज होम नियर माई हाउस। ठीक है। तो मेरे ही घर के पास क्या है, एक ओल्ड एज होम है। ओल्ड एज होम में मतलब तमाम पेरेंट्स जो होते हैं, जिनके बच्चे जो होते हैं वो अच्छे नालायक टाइप के होते हैं, केयर नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को ले जा करके उनका ध्यान नहीं देते हैं तो उनको ओल्ड एज होम में रख देते हैं। या फिर किन्हीं पेरेंट्स हैं उनके ओल्ड हो गए, उनके बच्चे बच्चे नहीं हैं, तो फिर उन लोगों का आप कौन केयर करेगा? तो वो लोग कहाँ पे ओल्ड एज होम में रहने लगते हैं। ठीक है। तो इसके जो ये जो
बॉय है इमरान, इसके घर के पास ही एक ओल्ड एज होम भी है। माई ब्रदर एंड आई विजिट द ओल्ड एज होम रेगुलरली। तो जो इमरान है और इमरान का जो ब्रदर है वो रेगुलरली अक्सर करके ओल्ड एज होम में विजिट करते हैं। मैनी ओल्ड मैन एंड वुमेन लिव इन डैट होम। बहुत सारे जो बूढ़े आदमी और जो बूढ़ी लेडीज हैं, वुमेन हैं, वो वहाँ पे रहती हैं। आई लव टू स्पेंड टाइम विद देम। मुझे उनके साथ समय बिताना, आई लव टू स्पेंड टाइम विद देम मतलब मुझे उनके साथ समय व्यतीत करना, बिताना अच्छा लगता है। दे आर लविंग, वो बहुत ही मतलब प्यार करते हैं, बहुत ही लविंग हैं वो लोग, दे आर लविंग। आई ऑफन टेक स्वीट्स एंड फ्लावर्स फॉर देम। मैं अक्सर करके उनके लिए स्वीट्स, मिठाइयाँ और फ्लावर्स लेके जाता हूँ। वन ऑफ द ओल्ड मैन मिस्टर जॉन इज अ वेरी गुड पेंटर। ठीक है, उसी ओल्ड एज होम में एक मिस्टर जॉन है, वो बहुत ही अच्छी पेंटिंग करते हैं। ही सफरिंग फ्रॉम पोलियो, लेकिन उनको क्या है, पोलियो की दिक्कत है। पोलियो में क्या होता है, जो पैर जो होता है वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है। अ फ्यू डेज अगो ही मेड अ वेरी नाइस पिक्चर ऑफ माई सिस्टर एंड मी। कुछ दिनों पहले उन्होंने मेरी और मेरी सिस्टर की एक बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही अच्छी सी पिक्चर बनाई थी, पेंटिंग की थी मतलब। वी थैंक्ड हिम एंड शोड द पिक्चर टू माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। मैंने उस पिक्चर को लाके अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को दिखाया, उनका शुक्रिया किया था मिस्टर जॉन का, और अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को वो पेंटिंग दिखाई थी। समटाइम्स माई फ्रेंड्स ऑल्सो अकम्पनी मी टू द ओल्ड एज होम। कभी कभी मेरे फ्रेंड्स भी मुझे अकम्पनी करते हैं, मतलब मेरे साथ चलते हैं ओल्ड एज होम में। लास्ट वीक इट वॉज मिसिस सिंह बर्थडे। तो वहीं पे कोई मिसिस सिंह भी होंगी ओल्ड एज होम में, उनका बर्थडे था लास्ट वीक। ऑल माई फ्रेंड्स एंड आई कंट्रीब्यूटेड सम मनी एंड ब्रॉट अ क्लॉक फॉर हर। तो मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने कुछ कुछ मनी इकट्ठा करके उनके लिए एक क्लॉक लेकर के आए थे, घड़ी लेकर के आए थे। सी वॉज वेरी हैप्पी। ठीक है, वो बहुत खुश थी। वी ऑल्सो फेल्ट हैप्पी, जब वो बहुत खुश थी इसीलिए हम लोग भी बहुत खुश हुए। वन ऑफ द ओल्ड मैन मिस्टर अहमद इज ब्लाइंड। और एक ओल्ड मैन उसी में जो है वो ब्लाइंड है, वो मतलब देख नहीं सकते हैं। ही रीड्स वेरियस बुक यूजिंग द ब्रेले स्क्रिप्ट। वो जो बुक्स हैं, जो एक ब्रेले स्क्रिप्ट आती है जिसपे थोड़ा सा उभरे हुए अक्षर होते हैं, तो जो लोग देख नहीं सकते वो उसी उसी बुक मतलब अपने फिंगर से उसको फील करके ये लेटर्स वगैरह को उसको पढ़ते हैं। तो वो जो मिस्टर अहमद हैं वो वैसी ही बुक्स पढ़ा करते हैं। ब्रेले स्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेले। जो ब्रेले लिपि, जो ब्रेले स्क्रिप्ट है, ये ब्रेले लिपि जिसे कहते हैं हिंदी में, वो किसने बनाई थी, वो उसको लुइस ब्रेले, इन्होंने वो स्क्रिप्ट बनाई थी। ब्रेले स्क्रिप्ट इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग विथ रेड डॉट्स दैट ब्लाइंड पीपल कैन रीड बाय टचिंग विद देयर फिंगर। उसमें ब्रेले स्क्रिप्ट में क्या होता है, थोड़े थोड़े से उभार होती है अक्षरों में, ठीक है, डॉट डॉट से। तो जब वो लोग क्या करते हैं, जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जिनको जो देख नहीं सकते, वो जब उसको टच करते हैं तो उसका जो थोड़ा सा उभरे हुए से होते हैं अक्षर, तो उनको टच करने में पता चल जाता है कि ये ए लेटर है या बी लेटर है। तो उसको वो लोग ऐसे टच टच करके वो लोग उसकी रीडिंग उसे पढ़ सकते हैं। आई समटाइम्स वंडर हाउ गॉड हैज गिवन सो मच डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस। मैं कभी कभी वंडर करता हूँ कि कैसे भगवान ने, गॉड ने कितना डिटर्मिनेशन मतलब कोई भी चीज़ करने की क्षमता और पेशेंस, कितना धीरज लोगों को दिया है। इन स्पाइट ऑफ देयर ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटीज दे आर सो लाइवली एंड ऑलवेज विलिंग टू लर्न सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। मतलब उनके उनके कोई भी डिसेबिलिटी हो, जैसे कोई देख नहीं सकता है, किसी को चलने में दिक्कत है, वो लोग तब भी बहुत ही मतलब जिंदा दिल होते हैं, मतलब बहुत ही खुश मिजाज, हर चीज़ को करने का या हर चीज़ को सीखने की वो लोग में बहुत ज़्यादा क्षमता है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर द ओल्ड एंड द नीडी पीपुल। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जो लोग ओल्ड हो गए हैं उनके उनके
और जो जो नीड में है उनका हम लोग देखभाल करें। वी शुड टेक केयर ऑफ देम एंड ऑलवेज मेक देम फील हैप्पी। हमें उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए और उनको हमेशा खुश रखना चाहिए। तो ये आपका लेसन नंबर 7 था, विच वॉज केयरिंग रिलेशनशिप। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको जो स्टेटमेंट सही होंगे उनको टी लिख देना है बॉक्स में, और जो गलत होंगे उसमें आपको फॉल्स यानी कि एफ लिख देना है बस आपको। पीपल नीड हेल्प इन देयर ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में पीपल नीड हेल्प ना, ये बात सही है, क्योंकि जब लोग ओल्ड एज में हो जाते हैं तो वो लोग अपने काम ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ी थोड़ी हेल्प की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप टी लिख दीजिएगा, ट्रू। वी शुड टेक केयर ऑफ अवर ग्रैंड पेरेंट्स। हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, तो इसमें भी आप टी लिख दीजिएगा, ट्रू बात है, सही बात है। वी शुड नॉट मेक द ओल्ड पीपल फील लोनली। हम लोगों को ओल्ड पीपल को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो अकेले हैं, तो ये भी बात सही है, इसमें भी आप टी लिख देंगे। फिर डी वाला है आपका, वी शुड बी हार्श विथ आवर एल्डर्स। हमको थोड़ा सा हार्श होना चाहिए, मतलब उनसे चिल्ला विल्ला के बात करनी चाहिए। वी शुड बी हार्श विथ अवर एल्डर, अपने से बड़ों से, तो ये बात गलत है। वी शुड बी पोलाइट, हमें प्रेम से उन लोगों से बात करनी चाहिए। वी शुड बी पोलाइट टुवर्ड्स अवर एल्डर्स। ओके, तो ये आपका जो डी वाला है ये आपका फॉल्स है, इसमें आप एफ लिख देंगे। फिर ई है आपका, ब्रेल स्क्रिप्ट इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग विथ रेड डॉट्स दैट ब्लाइंड पीपल कैन रीड बाय टचिंग विद द फिंगर। जो ब्रेल स्क्रिप्ट है वो क्या है, सीधे रेड, मतलब उसमें उभरे हुए अक्षर होते हैं, डॉट्स, जो कि ब्लाइंड पीपल हैं वो लोग समझ सकते हैं, ठीक है, विद अपने फिंगर से फील करके उसे समझ सकते हैं, तो ये बात सही है, इसमें आप टी लिख दीजिएगा, ट्रू है। फिर एफ है आपका, मॉर्निंग वॉक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। जो मॉर्निंग वॉक है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, तो ये बात गलत है, मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। ओके, तो इसमें आप एफ लिख देंगे, फॉल्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द आंसर फ्रॉम द बॉक्सेज। यहाँ बॉक्स में जो आंसर दिए हैं उसी में से आपको चूज करके इनको आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को। तो इसमें ए है आपका, वी शुड नॉट मेक द ओल्ड पीपल फील। हमें ओल्ड पीपल को क्या नहीं फील होना चाहिए, फील। इसमें कई ऑप्शन दिए हैं, फील यहाँ पे आपका आ जाएगा फील अनवांटेड, कि मतलब उनकी किसी को ज़रूरत नहीं, ऐसा उनको हमें फील नहीं होने देना चाहिए। तो आपका ये लेसन 7 का जो आपका सेकंड का इसका ए पार्ट है, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आपका ए आ जाएगा अनवांटेड, ठीक है। फिर इसमें B1 क्या है, सम ओल्ड मैन एंड वुमेन लिव इन डैश होम। तो वो कहाँ पे रहते हैं, ओल्ड एज होम्स, तो यहाँ डी में आप लिख देंगे ओल्ड एज, ओल्ड एज होम्स। देन C1 क्या है आपका, आई ऑफन टेक स्वीट्स एंड डैश फॉर देम। तो वो जो इमरान बॉय है वो क्या लेके जाता है, स्वीट्स एंड फ्लावर्स, ठीक है, तो यहाँ आप लिख देंगे स्वीट्स एंड फ्लावर्स फॉर देम। देन व्हाट इज द D1, ब्रेले स्क्रिप्ट इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग फॉर डैश पीपल। तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉर, इसमें देखिए ब्लाइंड पीपल। ब्रेले जो स्क्रिप्ट है वो किसके लिए होती है, ब्लाइंड पीपल के लिए होती है। देन E1 है आपका, ई, इन स्पाइट ऑफ ओल्ड एज एंड डैश ओल्ड मैन आर सो लाइवली एंड वांट टू लर्न डिफरेंट थिंग। तो इन स्पाइट ऑफ ओल्ड एज एंड, ओल्ड एज तो ओल्ड एज का, एंड डिसेबिलिटीज, उनकी कुछ कमियां भी होती हैं, जैसे किसी को दिखाई नहीं दे रहा, किसी के चलने में दिक्कत है, तो ओल्ड स्पाइट ऑफ ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटीज। तो इन स्पाइट ऑफ ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटीज ओल्ड मैन आर सो लाइवली, मतलब कितने वो जिंदा दिल होते हैं और वो चाहते हैं नई नई चीज़ें ओल्ड एज में भी सीखने के लिए। फिर आपका एफ है, वी शुड टेक केयर ऑफ द ओल्ड पीपल एंड मेक देम फील, उनको कैसा हमें फील करवाना चाहिए, फील हैप्पी। तो एफ में आपका आ जाएगा एंड मेक देम फील हैप्पी।
आपको क्या करना है फिर, ये एक एक्टिविटी है, गो टू अ नियर बाई ओल्ड एज होम एंड स्पेंड सम टाइम देयर। तो आपको एक किसी घर के आसपास कोई ओल्ड एज होम हो तो वहाँ आपको जाना है और वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करना है। टॉक टू द पीपल देयर, लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। और फिर वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे उनको आपको उनकी प्रॉब्लम सुननी है और अपने फ्रेंड्स की हेल्प से उनको सॉल्व करना है। तो जब ये कोरोना टाइम ओवर हो जाएगा, कोरोना ख़त्म हो जाएगा, तब आप लोग ये एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें बी एक्टिविटी क्या है, विजिट अ ब्लाइंड स्कूल एंड ऑब्जर्व हाउ ब्लाइंड पीपल लीड देयर लाइफ। तो ब्लाइंड स्कूल में आपको जाना है जहाँ पे जो अंधे होते हैं लोग, वो लोग पढ़ते हैं, जिनके आँख की रोशनी नहीं रह गई होती है, तो वहाँ पे जाना और उनकी एक्टिविटी आपको नोट करनी है कि कैसे वो लोग अपनी लाइफ जीते हैं। फिर हम ये चैप्टर आपके यहाँ पे ओवर हो गया, लेसन नंबर 7। अब हम आते हैं, है वीकेंड फन। लेट्स प्ले पुलिसमैन। ठीक है, आपको पुलिसमैन बनना है। कैन यू हेल्प द पुलिसमैन कैच द क्रिमिनल। यहाँ पे कुछ टोटल 9 क्रिमिनल्स की फोटो हैं, आपको उनको जो इसमें क्रिमिनल है उसको कैच करना है, इनमें से ढूंढना ही कौन सा क्रिमिनल है। उसमें आपको कुछ हिंट दी हुई है, क्लूज दिए हुए हैं। कुछ क्या क्या क्लू दिए हैं, ही इज नॉट वियरिंग ग्लासेस। ठीक है, वो जो क्रिमिनल है वो ग्लास नहीं पहन रखा है। ठीक है, तो इसमें जो भी आप ग्लास पहन रखा है उनको आप हटा देंगे, जो उन्होंने ग्लास नहीं पहन रखे केवल उनको चूज कर लेंगे। तो ये ठीक है, और ये जो लोग भी गिलास नहीं पहने उनको आप चूज कर लीजिए। फिर ही है डार्क हेयर। अब जिसमें जिन जिनके डार्क हेयर है उनको चूज कर लीजिए, जैसे इसको हेयर ही नहीं है, इसको छाट दीजिए। जिनके डार्क हेयर, जैसे इसके डार्क हेयर है, इसके डार्क हेयर है, इनके डार्क हेयर है, अब इनको चूज कर लीजिए। फिर ही हैज एन ईयर रिंग। अब देखिए उसने, जो क्रिमिनल है उसने ईयर रिंग भी पहन रखी है, तो अब कौन कौन सा होगा, इसने पहनी हुई है, इसने पहनी हुई है, ठीक है, और इसने पहनी हुई है, और ये भी पहन रखा है। तो 1 2 3 4, अब 4 लोग बचे हैं, ठीक है। ही हैज ए स्कार, और उसके चोट का निशान है। तो देखिए इसके चोट का निशान है ना, और किसके है, और तो स्कार किसी के नहीं है, और इसके भी चोट का निशान है, ठीक है। इस वाले के भी चोट का निशान है और इस वाले के भी चोट का निशान है। अब फिर ही इज क्लीन सेवन, वो जो है क्लीन सेवन है, तो ये भी क्लीन सेवन है आपका, और ये वाला भी जो है क्लीन सेवन है। तो इन दोनों में से कोई क्रिमिनल है। तो ही नॉट वियरिंग ग्लासेस, तो ग्लास, तो दोनों ने ही ग्लास नहीं पहन रखे ना। ही नॉट वेयरिंग ग्लासेस, ही है डार्क हेयर, डार्क हेयर भी दोनों के हैं। ही हैज एन ईयर रिंग, ईयर रिंग भी दोनों ने पहन रखी हैं। ही हैज अ स्कार, ही हैज अ स्कार। फिर ही इज क्लीन सेवन। तो बेटा इन दोनों में कोई सा है, ये तो ये है क्लीन सेवन, ये भी है, और क्लीन सेवन ये भी है। ये हमें लग रहा है इसने ग्लास लगा रखे हैं, इस वाले ने, तो इसने आपके ग्लास नहीं लगा रखे, तो आपको जो क्रिमिनल है वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे करके फाइंड कीजिएगा अपने से, मतलब इसमें ऐसा कीजिएगा जैसे आप सबको आप नंबर दे दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद जैसे ही है डार्क हेयर, अब जिनके डार्क हेयर हैं वो वाले नंबर को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे 1 बाय 1 करके कुछ छाटते जाइएगा, फिर देखिएगा लास्ट में कौन बचा, जो बचेगा वही आपका क्रिमिनल हो जाएगा। अभी नेक्स्ट पेज पे आपकी फिर से एक एक्टिविटी, वो क्या है आपकी, मेकिंग पेंसिल होल्डर। आपको एक पेंसिल होल्डर बनाना है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, मटेरियल रिक्वायर्ड अ फ्लैट राउंड बॉक्स, एक आपको बॉक्स, राउंड बॉक्स लेना है। फिर टॉयलेट पेपर और पेपर टॉवल रोज, जो हाथ साफ करने पेपर टॉवल आता है उनको ले लीजिएगा। पेंट, कलर, थ्रेड्स, ब्रशेज एंड ग्लू, ये सब ले लीजिएगा। फिर क्या करना है आपको, कट द टॉयलेट पेपर और पेपर टॉवल रोल्स इनटू डिफरेंट साइजेस। तो उनके जो पेपर टॉवल है उनको डिफरेंट साइज में आपको काट लेना है, ठीक है। ग्लू देम डिफरेंट साइज रोल्स ऑन द टॉप ऑफ द फ्लैट
फ्लैट राउंड बॉक्स, जो फ्लैट राउंड बॉक्स है उसको ऊपर में पेपर टॉवल को आपको चिपका देना है ग्लू की मदद से। फिर पेंट द इनसाइड ऑफ द बॉक्स वन कलर एंड द अदर आउटसाइड ऑफ द बॉक्स विद इन द रोज अनदर कलर। तो सबको अलग अलग कलर से आपको कलर कर देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, डेकोरेट द पेंसिल होल्डर बाय स्टिकिंग मल्टी कलर्ड थ्रेड्स और स्टिकर्स ऑन द आउटसाइड। फिर इस पर आपको जो थ्रेड्स हैं अलग अलग कलर की, वो आपको इस पर ग्लू से चिपका देनी है, इस पर स्टिकर चिपका देना है या ग्लू से चिपका देनी है। फिर क्या करना है, नाउ प्लेस इट ऑन योर रीडिंग टेबल। अब आप उसको अपनी जो स्टडी टेबल है, रीडिंग टेबल, उस पर आप रख दीजिए और उसमें अपने पेन पेंसिल ब्रश जो भी रखना हो वो रख दीजिए। तो ये आप कर सकते हैं। फिर अब हम आते हैं यूनिट 3 विच इज ट्रैवल। इसमें ट्रैवल से रिलेटेड चैप्टर्स आएंगे। हम आ गए अब लेसन नंबर 8 पे विच इज रोड मैप। ओके, रोड मैप मतलब रोड का मैप। ओके, लेसन 8। वन डे आई कॉल्ड अप सुरजीत हु इज माई क्लासमेट। तो जो बच्चा ये बात बता रहा है चैप्टर, उसने क्या किया, उसने अपने फ्रेंड सुरजीत को कॉल किया, हु इज माई क्लासमेट, वो मेरे जो सुरजीत है वो इसके क्लास में पढ़ता है। आई हैड वन इम्पॉर्टेंट वर्क, मुझे एक कोई ज़रूरी काम था विथ हिम। ही हैड रिक्वेस्टेड मी टू कम टू हिज हाउस। तो सुरजीत ने रिक्वेस्ट किया इस बॉय से कि वो उसके घर पर आ जाए। ही टोल्ड मी द वे टू रीच हिज हाउस। और सुरजीत ने बताया कि उसके घर के आने का रास्ता कैसे है, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे मार्केट पड़ेगा, फिर आप राइट टर्न लेना है, इस तरीके से उसने समझाया। वहाँ पे वो वाली दुकान मिलेगी, वहाँ पे वो स्कूल है वो उसके सामने, इस तरह से हम लोग बताते नहीं हैं, वैसे सुरजीत ने समझाया। आई आस्क्ड माई ग्रैंड फादर टू अकम्पनी मी टू हिज हाउस। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने ग्रैंड फादर से कहा, अपने दादा से, कि वो मुझे अकम्पनी करे, वो मेरे साथ उसके घर पे चले। वी केम आउट ऑफ आवर हाउस एंड टर्न राइट। हम क्या किए, जैसे उसने बताया तो सुरजीत ने, तो वही रास्ते पे हमको चलना था, तो हम लोग अपने घर से निकले और राइट पे टर्न ले लिए। फिर देयर वाज अ बिजी रोड इन फ्रंट ऑफ अस। हमारे सामने क्या थी, एक बहुत ही बिजी रोड थी, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ी मोटर चल रही थी। वी बोथ क्रॉस द रोड वेरी केयरफुली। हम लोगों ने बहुत ही ध्यान से जो रास्ता है उसको क्रॉस किया। आफ्टर क्रॉसिंग द रोड वी रीच्ड अ मार्केट। जब हमने रोड क्रॉस कर ली तो हम कहाँ पहुँच गए, एक मार्केट में पहुँच गए, ठीक है। माई ग्रैंड फादर बॉट सम फ्रूट्स फ्रॉम देयर। मेरे ग्रैंड फादर ने वहाँ से क्या किया, उन्होंने कुछ फ्रूट्स खरीदा। देन वी टर्न लेफ्ट फॉर सम डिस्टेंस। उसके बाद हम लोग लेफ्ट टर्न ले लिए कुछ दूरी चलने के लिए। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल पार्क। वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा पार्क था। द हाउस इन फ्रंट ऑफ द पार्क वॉज डेट ऑफ सुरजीत। उसी पार्क के सामने में जो घर था वो सुरजीत का घर था। ही वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर मी इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। जो सुरजीत था वो क्या कर रहा था, वो घर के सामने ही, अपने घर के फ्रंट में ही वेट कर रहा था हम लोगों का। आफ्टर कंप्लीटिंग माई वर्क आई सेट ऑफ फॉर माई होम विथ माई ग्रैंड फादर। तो वहाँ पे जो भी इस बॉय का वर्क था सुरजीत के घर पे, वो करने के बाद ये लोग वापस अपने ये जो बॉय है वो अपने ग्रैंड फादर के साथ वापस अपने घर के लिए चल दिया। माई ग्रैंड फादर बॉट मी सम चॉकलेट्स फ्रॉम द मार्केट। जो ग्रैंड फादर, उन्होंने फिर से कुछ चॉकलेट्स खरीदी इस बॉय के लिए। Remember, to locate a place we need to know about various directions and also how to read a road map. तो हम लोगों को अगर किसी प्लेस में जाना हो तो हमें सभी डायरेक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ये सब, और हमको रोड मैप पढ़ने सब के बारे में मतलब समझने में आना चाहिए। रोड मैप जो स्केच बना देते हैं वो चीज़ हम लोगों को पढ़ के समझ जाना चाहिए।
तो देखिए यहाँ पे एक रोड मैप बना हुआ है, तो उसमें क्या है, जिस बॉय का होम है, तो उन्होंने क्या किया, अपने घर से निकले और उसके बाद राइट टर्न लेना था, राइट रोड क्रॉस किया उन्होंने, रोड क्रॉस करके फिर राइट टर्न ले लिया, राइट टर्न लिया, फिर यहाँ पे एक मार्केट आ गया, मार्केट के साथ साथ फिर वहाँ पे ग्रैंडफादर ने फ्रूट्स खरीदे मार्केट में, फिर उन लोगों ने लेफ्ट टर्न ले लिया, लेफ्ट टर्न करे थोड़ा सा डिस्टेंस जब चले तो वहीं पे एक पार्क आया, ठीक है, खूब सुंदर सा, और पार्क के सामने ही सुरजीत का ये होम आ गया। ठीक है, तो ये इसका एक स्केच बना हुआ है। अब देखिए द मार्केट। ऑन रीचिंग होम आई आस्क्ड माई ग्रैंडफादर इफ आई कुड अलोन विजिट सुरजीत प्लेस। उसके बाद इस बॉय ने क्या किया, ग्रैंडफादर से कहा कि मैं अकेले सुरजीत के प्लेस पे जा सकता हूँ। ही सेड दैट ही वुड मेक अ स्केच फॉर मी सो दैट आई कैन लोकेट सुरजीत हाउस इजीली। तो ग्रैंडफादर ने क्या कहा, उससे कहा कि मैं उसके हाउस का एक स्केच बना देता हूँ, ताकि अब जब तुम दोबारा जाओ तो हो सकता है, जैसे हम लोग कभी कभी एक बार गए होते हैं लेकिन दोबारा जाते हैं तो फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना, जब कई बार चले जाते हैं तो हम लोग फिर नहीं भूलते हैं ना। तो अभी जैसे सेकंड टाइम जाए तो हो सकता है वो बॉय कंफ्यूज हो जाए, तो ग्रैंडफादर ने क्या बोला कि हाँ मैं उसका एक स्केच बना देता हूँ ताकि तुम आसानी से सुरजीत के घर पे पहुंच जाओगे। When I asked him the meaning of sketch, he said that a sketch is a road map. तो जब उसने पूछा बॉय ने कि ये स्केच क्या है, तो ग्रैंडफादर ने बताया कि जो ये स्केच है ये एक रोड मैप है, मतलब रोड का नक्शा है। इट इज नॉट ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द स्केल एज मैप आर ड्रॉन। ये किसी स्केल से नहीं बनाया जाता कि मान लो जो स्केल इस तरीके से होता है कि जैसे कोई बिल्डिंग है तो उसका कोई बिल्डिंग मान लो 10 फीट की है, तो हम 10 फीट को बना देते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 फीट, तो इस तरीके से ड्रॉ करके हम बनाते हैं। लेकिन जो स्केच होता है वो ऐसा नहीं होता, वो एक रफ होता है, ठीक है, वो एक रफली बना दिया जाता है कि ताकि आपके पास समझ में आ जाए कि क्या नक्शा है। इट इज़ नॉट ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द स्केल एज मैप्स और ड्रॉन। जो मैप होते हैं जो एटलस वगैरह में या प्रॉपर, वो पूरा उससे बने होते हैं, मतलब स्केल से, कि मतलब अगर वो 10 फीट का है तो 10 फीट का ये 1 सेंटीमीटर हमने मान लिया, तो अगर 20 फीट का होगा तो हम 2 सेंटीमीटर बनाते हैं, वो उस तरीके से बने होते हैं जो मैप होते हैं। Then he drew, then he draw, then he drew many symbols and told the importance of each and every symbol. उसके बाद उन्होंने बहुत सारे symbols बनाए और सारे symbols का meaning मुझे समझाया। Then he drew a sketch of the way to सुरजीत हाउस। उसके बाद उन्होंने पूरा स्केच बनाया सुरजीत के हाउस के लिए। आई वॉज वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत खुश था। टू लोकेट अ प्लेस वी नीड टू नो अबाउट वेरियस डायरेक्शंस एंड ऑल्सो हाउ टू रीड अ रोड मैप। तो हमें कोई प्लेस लोकेट करने के लिए हमें सभी डायरेक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए, और जो रोड मैप को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसे समझा जाता है, इसकी भी हमको जानकारी होनी चाहिए। सम इम्पोर्टेंट सिंबल्स आर। अब उसमें रोड मैप में क्या कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स होते हैं, जैसे ऐसे बना दिया, ठीक है, स्केच में, तो उसका मीनिंग हो गया रोड। ये कहीं भी जैसे स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो उसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया गया, कोई रिवर आ रही है उसको ऐसे ड्रॉ कर दिया गया, ठीक है, रेलवे ट्रैक है तो उसको ऐसे बना दिया, फिर जेब्रा क्रॉसिंग है तो उसको इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। टू मूव ओवर लार्ज एरियाज वी यूज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट टू नेम द डायरेक्शन। किसी बड़े एरिया में या कहीं दूर उसमें जाना हो तो हम लोगों को जो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसका हमें पता होना चाहिए। पूरब कौन सा जहाँ पे, तो उसका आप पता कैसे करते हैं, विच इज पूरब, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है, जहाँ से जो सन है वो राइज होता है तो वो हमारा ईस्ट होता है, ठीक है। और जहाँ पे सन डूबता है यानी कि सनसेट होता है तो वो हमारा क्या होता है, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, यानी कि जो हम जैसे हम सन की तरफ जहाँ पे राइज करता है उस तरफ देखेंगे तो हमारे पीठ की तरफ जो हिस्सा होगा वो हमारा वेस्ट होगा, ठीक है। और फिर हमारा जो लेफ्ट हैंड है, जैसे हम खड़े हुए तो हमारा जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा पश्चिम डायरेक्शन हो जाएगा। जैसे जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा, हमने ईस्ट की तरफ फेस किया तो पीछे वाला हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। और
सॉरी, जो हमारा पीछे वाला हिस्सा हो जाएगा वो साउथ हो जाएगा, और फिर हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट हो जाएगा, और जो हमारा राइट हैंड है वो हमारा कौन सा डायरेक्शन फेस करेगा, वो ईस्ट फेस करेगा। सो देखो हम गलत बता रहे हैं आपको। जैसे हम लोग ईस्ट फेस करेंगे तो हमारा जो पीछे वाला हिस्सा होगा वो हमारा क्या, इसमें देखिएगा फिगर में, जब हमने ईस्ट डायरेक्शन में फेस किया तो हमारा जो पीछे वाला हिस्सा होगा वो होगा वेस्ट, यानी कि ईस्ट होता है आपका पूरब, जहाँ पे जो सन है वो राइज होता है वो पूरब होता है, वो ईस्ट डायरेक्शन हुआ। तो हमारे जो पीछे का हिस्सा होगा, पीठ वाला हिस्सा जो होगा वो फिर क्या हो जाएगा आपका वेस्ट, यानी कि पश्चिम। फिर जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा वो किसको पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा नॉर्थ को, ठीक है, नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा में, ठीक है। और जो हमारा राइट हैंड होगा वो हमारा कहाँ पे पॉइंट करेगा, वो दक्षिण दिशा में, यानी कि साउथ में, ठीक है। तो जो डायरेक्शन जैसे होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। तो जो कोई भी मैप होता है तो उसमें जो ऊपर वाली हिस्सा जो दिखाया जाता है वो नॉर्थ होता है, नीचे का हिस्सा साउथ से, फिर लेफ्ट हैंड का जो हिस्सा होगा वो वेस्ट से, और राइट हैंड का जो हिस्सा होता है वो हम लोग ईस्ट डायरेक्शन से दिखाते हैं। If we know in which direction the sun rises, we can tell the direction when we face the sunrise। ठीक है, जब हम लोग सनराइज देखते हैं तो हमें सभी डायरेक्शन का मालूम हो जाना चाहिए। सनराइज देखेंगे तो जहाँ पे सन निकल रहा है वो हमारा ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ठीक है, पूरब हो गया। और सन सेट कहाँ करता है वो हमें मालूम है, सन सेट करता है कहाँ पे, वेस्ट में, ठीक है, पश्चिम दिशा में। और फिर लेफ्ट हैंड में आपका उत्तर दिशा हो गई यानी कि नॉर्थ, और राइट हैंड में आपका दक्षिण दिशा हो गई यानी कि साउथ। On the left hand is the north, to the right hand is the south. When we face north, east is on our right and west is in our left. A map also help us in finding place or a country। ठीक है, मैप से ही हमें पता चलता है किसी भी देश के बारे, मतलब किसी देश के नक्शा की, जैसे कि नॉर्थ में कौन सा देश है, लेफ्ट ये साउथ में कौन सा देश है, तो वो हम लोग कैसे पता लगता है अपने देश में कि जैसे ऊपर की तरफ नॉर्थ है, साउथ में नीचे की तरफ कौन सा देश है, तो वो भी हम लोग डायरेक्शन के तरह से ही हम लोगों को पता चल जाता है। एन एटलस इज अ बुक ऑफ मैप्स। जो एटलस आती है वो क्या होती है, उसमें बहुत सारे नक्शे दिए होते हैं हर देश के, नदियों के, जगहों के हर हिसाब से, तो एटलस होती है, कहते हैं उस बुक को। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे, ठीक है। इसमें फर्स्ट है आपका स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। वी शुड क्रॉस द रोड केयरलेसली। हमको रोड को केयरलेसली क्रॉस करना चाहिए, तो ये बात गलत है। हमको कैसे क्रॉस करना चाहिए रोड को, केयरफुली, ओके। तो उसमें आप एफ लिख देंगे ए वाले में। फिर बी है वी कैन फाइंड द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ क्लाउड्स। हम क्लाउड्स को देख करके डायरेक्शन का हमें पता चल जाता है, तो ये बात रॉन्ग है। क्लाउड से हमें कुछ भी नहीं पता चलता, क्लाउड तो कहीं पे भी फ्लोट कर रहे होते हैं, हमको सन देख करके पता चलता है डायरेक्शन के बारे में, सन या फिर स्टार्स से, ठीक है। तो इस वाले को आप फिर से एफ कर देंगे, फॉल्स। अ मैप इज ड्राइंग ऑफ अ प्लेस, अ सिटी और अ कंट्री, तो ये बात ट्रू है, इस पर आप टी कर देंगे। द टॉप ऑफ अ मैप ऑलवेज इंडिकेट्स द नॉर्थ, तो ये भी ट्रू है। जो भी मैप होगा उसके जो ऊपर की डायरेक्शन है वो हम नॉर्थ से पॉइंट करते हैं, ठीक है, तो ये भी टी हो जाएगा। द राइट साइड ऑफ अ मैप इंडिकेट्स द वेस्ट। जो राइट साइड होता है मैप का वो वेस्ट दिखाता है, तो ये बात गलत है। राइट साइड हमें क्या दिखाएगा, राइट साइड हमको ईस्ट दिखाएगा। देखिए जैसे राइट साइड क्या दिखा रहा है, जैसे हम यहाँ पे खड़े हुए नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए, तो राइट साइड क्या दिखाता है, ईस्ट, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा आपका। फिर आपका सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द आंसर फ्रॉम द बॉक्सेस। ये आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है इनको फिल करना है विद द हेल्प ऑफ क्लू, जो ये हिंट दी हुई है उनकी हेल्प से। ये आपका सेकंड का ए है, तो ए क्या है आपका, वी शुड क्रॉस द रोड व्हेन द लाइट इज। जैसे अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो जब, अभी लखनऊ में तो इतना नहीं है लेकिन लखनऊ में भी अब देखो लाइट का सिस्टम काफ़ी स्टार्ट हो गया है,
हर जगह बड़े बड़े जो आपके चौराहे हैं वहाँ पे लाइट का क्रॉस रोड्स है वहाँ पे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो हम लोगों को रोड कब क्रॉस करनी चाहिए? जब ग्रीन लाइट हो ना। तो वी शुड क्रॉस द रोड व्हेन द लाइट इज, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? ग्रीन। व्हेन द लाइट इज ग्रीन। देन B1, वी शुड क्रॉस द रोड एट द डैश क्रॉसिंग। हमें रोड कहाँ पे क्रॉस करनी चाहिए? तो उसकी जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है। ठीक है, तो उस पर आप कर देंगे, ये देखिए इसका ऑप्शन है आपका, ये दिया हुआ है जेब्रा क्रॉसिंग, एट द जेब्रा क्रॉसिंग। वो जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें लाइन, जैसे जेब्रा में लाइन लाइन होती है वैसे ही रोड पे लाइन बनी होती है, तो इसलिए उसको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। फिर सी है अ डैश हेल्प अस इन फाइंडिंग द प्लेस। तो क्या हमको हेल्प करता है किसी प्लेस को फाइंड करने में? अ मैप। ठीक है, इसमें आप थर्ड सी में कर देंगे आप मैप। अ मैप हेल्प अस इन फाइंडिंग अ प्लेस। फिर D1 क्या है आपका? नॉर्थ साउथ डैश एंड वेस्ट आर द 4 मेजर डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका ईस्ट। उसके बाद आपका E1 है यू कैन नो द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द सन। ओके, आप सन की हेल्प से डायरेक्शन का आपको पता चल सकता है ना। जैसे सन जो होगा वो आपका ईस्ट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, मतलब जो सन उदय होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा जब सन राइज होता है, और जब सन सेट होता है तो वो आपका वेस्ट हो जाता है। ठीक है, फिर F है एन डैश इज अ बुक ऑफ मैप्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? एन एटलस। F आपका हो जाएगा एटलस इज अ बुक ऑफ मैप्स। Then G is the top of a map always indicates north। जो मैप का टॉप होता है वो क्या इंडिकेट करता है? वो हमेशा नॉर्थ इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये आप फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे कर लीजिएगा। फिर है आपका ड्रॉ स्केच, ड्रॉ स्केच टू शो द वे फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल। ऑल्सो शो द रिक्वायर्ड सिंबल्स टू इंडिकेट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, तो आपको आपके घर से आपके स्कूल का आपको मैप बनाना है। एक पेपर में, एक रफ पेपर में बनाइएगा, और रोड वगैरह की कैसे लेफ्ट टर्न लेना है, फिर कोई शॉप आ जाए जिसको सब लोग जानते हो, या कोई स्कूल आ जाए रास्ते में तो उसको बीच में दिखा दीजिए। कोई टेम्पल आ जाए उसका भी एक सिंबल बना दीजिएगा। तो आपको उसका मैप बनाना है। ठीक है, और फिर अपने फ्रेंड से पूछिएगा कि अब आप मतलब इस मैप को देख के आप ये समझ जाएंगे कि मेरा स्कूल किधर पड़ता है। तो अगर आप वो लोग जान जाते हैं, आपका मैप देख के समझ जाते हैं, तो यानी कि आपने एक अच्छा सा मैप बनाया है। ठीक है, अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 9 पे, विच इज सेफ लिविंग। मतलब बहुत ही सेफली हम लोग रहना चाहिए हम लोगों को, ध्यान से। चैप्टर नंबर, दिस इज चैप्टर नंबर लेसन नंबर 9 इज सेफ लिविंग। एक्सीडेंट्स अकर व्हेन वी आर केयरलेस। एक्सीडेंट्स कब होते हैं? कि जब हम लोग कभी भी कोई चीज़ ध्यान से अगर नहीं करते, तभी अक्सर करके एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट कॉज इंजरी एंड डैमेज टू अवर बॉडी। एक्सीडेंट से क्या होता है कि हमें चोट लग जाती है और हमारे बॉडी में नुकसान होता है। एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर। एक्सीडेंट कहीं पे भी हो सकते हैं। इट कैन हैपन एट होम, स्कूल, रोड और एट प्ले। मतलब कि जो एक्सीडेंट है वो घर पे भी हो सकते हैं, स्कूल में भी हो सकते हैं, रोड पे भी हो सकते हैं, हम लोग खेल रहे हैं उस टाइम पे भी हो सकते हैं। सेफ्टी रूल्स ऑलवेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सीडेंट्स। जो सेफ्टी रूल्स होते हैं अगर उनको हम फॉलो करते हैं तो हमको एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं। सेफ्टी एट होम, घर पे क्या क्या हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हम सेफ रहें। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स
लाइक सीजर्स, नाइफ एंड ब्लेड्स, दे में हर्ट यू। हम लोगों को सीजर्स, नाइफ, ब्लेड इन सब से कोई भी अपना गेम नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा नुकसान हो सकता है, वो हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, डू नॉट प्ले विथ फायर और मैच स्टिक्स, व्हेन यू नीड टू लाइट फायर गेट हेल्प फ्रॉम समवन। क्योंकि अभी हम लोग छोटे हुए हैं, तो इसलिए हम लोगों को मैच स्टिक वगैरह से प्ले नहीं करना चाहिए। अगर हमें कहीं पे कुछ जलाना भी पड़े तो हमें अपने एल्डर्स की हेल्प लेनी चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट है, स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग्स। जो इलेक्ट्रिक कहीं पे तार वार गए हों तो उनसे हमें दूर रहना चाहिए, प्लग वगैरह से, कि पता चला तार कहीं पे कटा और हमने टच कर दिया तो हमको शॉक लग सकता है, ठीक है, करंट लग सकता है। प्लेइंग विद देम कैन कॉज इलेक्ट्रिक शॉक्स, नेवर टच अ पर्सन हु इज गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, अगर किसी को करंट लग रहा हो तो उसको कभी भी टच नहीं कीजिए। When there is an electric fire, call for help to switch off the electric mains। और कहीं पे भी तार वगैरह या स्विच में कहीं भी फायर लग गया है तो लोगों से कहिए कि जो मेंस हैं, जो मतलब हमारे जो एमसीबी बॉक्स है, ठीक है, मीटर के पास जो मेन स्विच होता है उसको ऑफ कर दें। तो उससे क्या है, पूरे घर की लाइट कट जाती है, तो फिर कहीं पे भी शॉक लगने का डर नहीं रहता है। फिर डू नॉट टच अ पैन ऑफ बॉइलिंग वाटर और हॉट मिल्क। ठीक है, गैस पे अगर पानी गर्म हो रहा हो या दूध उबल रहा हो तो उस पर हमें उसे टच नहीं करना चाहिए। यूज अ थिक कॉटन क्लॉथ फॉर होल्डिंग हॉट पैन्स एंड वेसल। कोई भी गर्म चीज़ हो, वेसल हो या पैन हो, उसको पकड़ने के लिए हमें मोटा कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, डू नॉट रन डाउन द स्टेयर्स, यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। जीने में हम लोग भागते हुए नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा जरा सा भी बैलेंस बिगड़े तो हम लोग रोल होते हुए सबसे नीचे आके गिरेंगे, उससे हमें चोट लग सकती है। जैसे हम लोग स्कूल वगैरह में पता चला उतर रहे हैं तो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, तो स्टेयर्स में कभी भी खेल नहीं करना चाहिए। फिर सेफ्टी एट स्कूल्स, ये तो सेफ्टी एट होम हो गया। अब सेफ्टी एट स्कूल्स क्या है, नेवर रश टू गेट आउट ऑफ योर स्कूल। ठीक है, जैसे छुट्टी हुई एकदम भाग के कुछ बच्चे निकलते हैं, वो चीज़ हमको नहीं करना चाहिए। नेवर रेस टू गेट इन टू द बस, कभी भी रेस नहीं लगानी चाहिए बस में बैठने के लिए। गेट इन टू द बस वन बाई वन, और एक एक करके बस में बैठना चाहिए। ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न इन अ लाइन। ठीक है, हमेशा अपने टर्न का इंतजार करना चाहिए। नेवर ब्रेक अ क्यू और पुश अदर्स इन अ क्यू, अपनी लाइन में किसी को भी धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अपने टर्न का वेट करना चाहिए। दे में फॉल एंड गेट इंजर्ड, अगर आप किसी को पुश कर देंगे तो वो गिर सकता है, और पूरी लाइन है तो एक के बाद एक कई लोग गिर सकते हैं और इंजर्ड कर सकते हैं, अपने आप को चोट लगा सकते हैं। देन सेफ्टी ऑन रोड, अब हमें रोड सेफ्टी के लिए क्या करना है, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। जो किनारे में फुटपाथ जो बना होता है, जो लोगों के पैदल चलने की जगह होती है, उसी पे चलें, मेन रोड पे नहीं चलना चाहिए। ठीक है, वी शुड नेवर वॉक ऑन द रोड। बी अलर्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड, अगर हम लोग रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो उसे बहुत ही सावधानी से हमको क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमको बहुत ही सावधानी से रोड क्रॉस करना चाहिए। पहले हमको अपने राइट की तरफ देखना चाहिए, फिर लेफ्ट की तरफ देखना चाहिए, और जगह हो तब फिर प्रॉपर स्पेस हो, गाड़ियाँ दूर हो तभी क्रॉस करना चाहिए। लुक बोथ वेज, दोनों तरफ देखना चाहिए। व्हेन द रोड गेट्स क्लियर क्रॉस द रोड, जब रोड क्लियर हो तभी रोड क्रॉस करना चाहिए। इट इज ऑलवेज सेफ टू क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, और अगर रोड पे जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है तो हमको वहीं पे ही रोड को क्रॉस करनी चाहिए, वो सेफ जगह होती है। इफ द गेट एट ट्रेन लेवल क्रॉसिंग इज क्लोज, वेट फॉर द ट्रेन टू पास। जैसे अब क्रॉसिंग, अगर जो गेट है वो रेलवे क्रॉसिंग पे वो गिरा हुआ है तो ट्रेन को पास करने का इंतजार करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, अगर साइकिल से होते हैं या पैदल होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, फाटक के जो गेट होता है रेलवे का उसके नीचे से निकल जाते हैं, तो वो चीज़ हमको नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे खड़गापुर में क्रॉसिंग है तो लोग क्या करेंगे, जैसे गिरे वो तो नीचे से ही निकलने लगते हैं।
तो वी शुड वेट फॉर द ट्रेन टू पास, बस 2 मिनट रुकना पड़ता है, ट्रेन आ जाती है, फिर गेट खुल जाता है, तो वो एकदम सेफ होता है। डू नॉट क्रॉस इवन ऑन फुट, अगर हम पैदल हों तब भी हमको गेट को कैसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, बंद गेट में क्रॉस नहीं करना चाहिए। इट कैन लेड टू एन एक्सीडेंट, उससे एक्सीडेंट होने का डर रहता है। रोड साइंस आर सीन ऑन द रोड, रोड के किनारे किनारे रोड साइंस बने होते हैं। दे गिव डायरेक्शन टू द रोड यूजर्स, जो लोग रोड पे चलते हैं उनको उनको वो लोग जो साइन होते हैं वो डायरेक्शन देते हैं, बताते हैं। सम कॉमन ट्रैफिक साइंस आर, ये कुछ कॉमन ट्रैफिक साइंस बने हुए हैं, जैसे अगर इस टाइप का साइन बना तो उसका मतलब है स्कूल हेड, आगे स्कूल है। ये पी लिखा हो तो पार्किंग का साइन होता है कि यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, अपना कार या स्कूटर जो भी आपके पास है। और ऐसे पी करके अगर क्रॉस बना हो तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं करनी है। फिर अगर ऐसे इंजन ट्रेन का इस टाइप से बना हो तो क्या होगा कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है, ये साइन बना हो तो वहाँ पे नो हॉर्न, जैसे हॉस्पिटल वगैरह के आसपास इस टाइप से बना होता है, स्कूल वगैरह के आसपास, तो वहाँ पे हमको हॉर्न नहीं बजाना है। फिर स्पीड ब्रेकर, ये साइन बनाओ तो यानी कि स्पीड ब्रेकर है। फिर दिस साइन, ये क्या दिखाता है कि जेब्रा क्रॉसिंग है। फिर अगर हम कार से चल रहे हैं तो हमको स्लो कर देना चाहिए कि जेब्रा क्रॉसिंग है, लोग वहाँ पे पैदल क्रॉस करते हैं रोड। अब है सेफ्टी एट प्ले, खेलते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए। ऑलवेज प्ले एट सेफ प्लेस, हमें सेफ प्लेस पे ही खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड एंड नेवर प्ले बिहाइंड द पार्क्ड व्हीकल्स, कि हमको कहीं भी रोड पे नहीं खेलना चाहिए और कोई गाड़ी पार्क है उसी के पीछे में नहीं खेलना चाहिए। पता चला कोई अपनी गाड़ी बैक करने लगा तो उससे चोट लग सकती है, ठीक है। नेवर रेस ऑन द रोड, कभी भी रोड पे रेस नहीं लगानी चाहिए। डू नॉट परफॉर्म ट्रिक व्हेन यू राइड अ बाइसिकल, और आप जब आप साइकिल चला रहे हो तो कोई ट्रिक नहीं परफॉर्म करनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपना हाथ छोड़ के साइकिल चलाने लगते हैं, तो उससे नुकसान हो सकता है, हम लोगों को चोट लग सकती है। यू मे फॉल एंड गेट हर्ट, आप लोग गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। फिर लर्न फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या है। फर्स्ट एड इज ए सिंपल मेडिकल असिस्टेंस गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर अ डॉक्टर अराइव, जैसे एक किसी को चोट लग गई तो डॉक्टर को, अब तुरंत तो डॉक्टर आ नहीं जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट को समय लगेगा, या फिर हम उसको लेके जाएंगे तो पता चला उसको कहीं चोट लगी है, कहीं से ब्लड आ रहा है, तो उस टाइम पे उसको फर्स्ट एड दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, अ फर्स्ट एड बॉक्स इज नेसेसरी, हमको एक फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए। उसमें क्या होता है, इट शुड बी मेड अवेलेबल एट एवरी होम्स एंड स्कूल, फर्स्ट एड बॉक्स को सभी स्कूल में और घरों में होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स यूजली है द फॉलोइंग आइटम्स, उसमें फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या आइटम्स होते हैं, बैंडेज होता है, ठीक है, फिर कॉटन होता है, प्लास्टर होता है, कॉमन मेडिसिन होती हैं, जैसे किसी को फीवर हो गया तो कॉमन बुखार की हो गई, जुकाम की हो गई, इस टाइप्स की कॉमन, एक बहुत ज़्यादा कहीं पेन होने लगा तो दर्द की भी मेडिसिन होती हैं जो कोई भी ले सकता है, ठीक है। तो वो फर्स्ट एड बॉक्स में यही चीज़ें होती हैं। तो ये रोड सेफ्टी वाला आपका जो चैप्टर था, सेफ लिविंग, सॉरी, ये ओवर हो गया, ठीक है। अब हम इसी एक्सरसाइज करेंगे। स्टेट ट्रू और फॉल्स, सेफ्टी रूट शुड बी फॉलोड एवरीवेयर, तो हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तो ये बात सही है। तो इसमें आप क्या लिख देंगे, टी लिख दीजिएगा, ट्रू लिख दीजिएगा, ओके, ट्रू लिखना है तो यहाँ पे आप ट्रू लिख देंगे, TRUE, ट्रू। नेवर वियर कॉटन क्लोथ वाइल वर्किंग इन द किचन, हमें कॉटन क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए किचन में काम करते हुए, ये बात गलत है, हमको कॉटन क्लोथ्स ही पहनने चाहिए, वो थोड़ा सा जल्दी से आग वाग नहीं पकड़ते हैं, ठीक है। जो बाकी आपके वैसे कपड़े होते हैं पॉलिस्टर वगैरह के, वो बहुत ज़्यादा आग पकड़ लेते हैं, तो हमें कॉटन क्लोथ्स ही पहनने चाहिए। तो इसमें आप फॉल्स कर देंगे, FALSE, फॉल्स। डू नॉट शार्पन पेंसिल विथ ब्लेड्स, यूज शार्पनर, कुछ लोग ब्लेड से पेंसिल को शार्प करने लगते हैं तो वो भी गलत है, हमको वी शुड ऑलवेज यूज शार्पनर। फिर डी क्या है, वॉच द ट्रैफिक लाइट बिफोर यू क्रॉस द रोड, हमें ट्रैफिक लाइट देख के क्रॉस करनी चाहिए, तो ये भी ट्रू हो जाएगा आपका, ये शार्पनर वाला भी ट्रू हो जाएगा और ये भी ट्रैफिक लाइट वाला भी ट्रू हो जाएगा। फिर ई है, स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पे हमें एक लाइन से चढ़ना चाहिए, एक क्यू में लाइन में ही लगना चाहिए, तो ये भी बात ट्रू है, इसे भी आप ट्रू कर देंगे।
फिर एफ क्या है, ऑलवेज टॉक टू द ड्राइवर वाइल ही ड्राइविंग द बस। जैसे बस में अगर ड्राइवर बैठा है, बस चला रहा है, तो उससे हमें हमेशा हमको बात करनी चाहिए। तो ये बात गलत है, इससे उसका जो कंसंट्रेशन है वो बिगड़ता है, ठीक है। तो एक्सीडेंट होने का डर होता है, तो उसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो एफ में आप फॉल्स कर देंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द आंसर फ्रॉम द बॉक्सेस। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ठीक है। इसमें ए क्या है, डैश इज द बेस्ट प्लेस टू लिव इन। कौन सा प्लेस है रहने के लिए, ट्रैफिक लाइट्स। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, होम इज द बेस्ट प्लेस टू लिव इन। तो ए में क्या आ जाएगा, होम इज द बेस्ट प्लेस टू लिव इन। फिर बी क्या है, डू नॉट टेक डैश विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर, पेरेंट्स और एल्डर्स। तो हमें क्या बिना किसी कंसल्ट करके क्या नहीं लेनी चाहिए, तो मेडिसिन, ठीक है। अपने आप ही हमें मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। कंसल्ट करना चाहिए पहले से डॉक्टर से, अपने एल्डर से। फिर सी, आपका C1 क्या है, डू नॉट प्ले नियर थॉर्नी एजेस और हेजेज ऑफ डैश वायर्स। हमें जो थॉर्नी एजेस जो होते हैं, मतलब जो बार्ड, आपके जो वैसे वायर्स नहीं होते हैं बार्ड वायर, जिसमें कांटे वाले तार हैं, उसके आसपास नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, बार्ड वायर। बार्ड वायर बेटे जो वो होते हैं, जो लोहे के जो तार होते हैं ना, कांटे कांटे से होते हैं, तो उसके आसपास हमको नहीं खेलना चाहिए, उससे हम लोगों को चोट लग सकती है। फिर फिर डी क्या है आपका, देखो यहाँ पे दो लगातार बी बी कर दिए, तो ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, फिर ये डी हो जाएगा। डी आपका क्या है, वॉच द डैश बिफोर यू क्रॉस द रोड। इसमें बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका ये बी के बाद यहाँ पे सी ना लिख करके फिर से बी सी डी कर दिया है, तो हमने ये बी किया है, इसको सी कर दिया है, तो फिर ये डी हो जाएगा, ये आपका ई हो जाएगा, ये आपका एफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसी तरीके से लिख रहे हैं। तो अब डी क्या है आपका, जो इसमें सी लिखा हुआ है, वॉच द डैश बिफोर यू क्रॉस द रोड। तो वॉच द लाइट्स, ट्रैफिक लाइट आप देख करके तभी रोड को क्रॉस करना, वॉच द लाइट्स। फिर ई आपका क्या है, डू नॉट पुट योर बॉडी पार्ट्स आउट ऑफ अ डैश बस। तो हमें अपना बॉडी पार्ट्स चलती हुई बस से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। बस हो या कार हो, कभी भी हाथ या फिर अपना चेहरा हमें गाड़ी से बाहर नहीं निकालना चाहिए, उससे चोट लगने का डर होता है। फिर आपका एफ क्या है, मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट टेक प्लेस ऑन द, जो मेन जो एक्सीडेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द, वो कहाँ पे प्लेस करते हैं, वो हमारे रोड पे एक्सीडेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट टेक प्लेस ऑन रोड्स। फिर हम आते हैं ये थर्ड एक्सरसाइज, इसमें क्या करना है, टेक द पिक्चर विच शोज सेफ्टी रूल्स बीइंग फॉलोड क्रॉस द रेस्ट, ठीक है। जो इसमें कुछ पिक्चर जो बनी है, 4 पिक्चर है टोटल, इसमें जिसमें सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखा जा रहा है उसको आपको टिक कर देना है, और जिसमें सेफ्टी रूल का ध्यान नहीं रखा जा रहा है उसको आपको क्रॉस कर देना है। जैसे फर्स्ट पिक्चर क्या है, इसमें ये देखिए रोड को तेजी से गाड़ी आ रही है और क्रॉस कर रहा है ये आदमी, तो इसमें सेफ्टी रूल का ये ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसको आप क्रॉस कर देंगे, ठीक है। फिर सेकंड में क्या हो रहा है, बच्चे एकदम लाइन लगा करके चढ़ रहे हैं, तो इसे सही चीज़ कर रहे हैं, तो इसको आप टिक कर देंगे, ठीक है। फिर थर्ड, जो बच्चा ये कहाँ फुटपाथ पे चल रहा है, तो ये भी सही काम कर रहा है, इसे आप टिक कर देंगे, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है, जो बच्चे हैं ये लोग कहाँ खेल रहे हैं, रोड पे खेल रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं, इसे आप क्रॉस कर देंगे। फिर है फन टू डू, कट द पिक्चर ऑफ सेफ्टी साइंस एंड स्लोगन्स फ्रॉम डिफरेंट मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। जो सेफ्टी साइन, जैसे अभी हमने देखा था पार्किंग का और इन सब चीज़ों का ना, ये सब
ये सब आप मैगजीन्स या न्यूज़पेपर में कहीं पे भी आपको मिले, इनको आप साइंस को ढूंढिए, उसका मीनिंग समझिए कि इस साइन का क्या मीनिंग होता है। जैसे इसमें कुछ साइन दिए हुए हैं, ऐसे और भी तमाम साइन होते हैं, और उनको एक चार्ट में पेस्ट करके रखिए, ताकि आपको फिर सारे साइंस का मीनिंग समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपका ओवर हो गया। ठीक है, ओके बेटा, बाय, टेक केयर।